नमस्कार आप सभी को। टीम दक्षता यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस चैनल पे और हम लोग का ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं इसका नाम है इंडो-चीन वॉर 1962। इसका मतलब कि भारत और चाइना के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे उसके माध्यम से कि आखिर में क्या क्या वो मेन मुद्दे थे जिसके वजह से हम लोगों ने वॉर किया, या फिर हम लोग को क्या नुकसान हुआ, या फिर उस वार से हम लोग को क्या फायदा हुआ और इस वार से हम लोग को क्या कुछ सीखने को मिला जो जो स्ट्रैटेजीज हमें आगे जाके एक नया रूप देगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो भारत और चाइना के संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1947 पे हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ था और उसके 2 साल बाद 1949 पे चाइना आज़ाद हुआ था। तो जैसे हम लोगों की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो थी ब्रिटिशर्स के साथ, और जो चाइना की आज़ादी की लड़ाई थी वो एक काफ़ी लंबा इंपीरियलिज्म के बाद चला और वो था एक लंबा टाइम से चलने वाला सिविल वॉर। और उस सिविल वॉर में 2 प्रोमिनेंट पार्टीज थी, चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी जो आज के टाइम चाइना की रूलिंग पार्टी है, और उसका अपोजिट थी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। तो क्या हुआ, ये इवेंट्स देखने को मिला। जो चाइना जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद चाइना 2 हिस्सों में बट गया। उनमें से एक यानी कि चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको आज हमारा पड़ोसी है और उसको मेनलैंड चाइना हिसाब से मानते हैं, और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो क्या देखा गया, जब चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था उस टाइम पे उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी उनकी रूलिंग पार्टी थी तब जो दुनिया की मोस्टली सुपर पावर कंट्रीज थी या फिर जो अलाइड पार्टीज थी जैसे कि अमेरिका थी, यूके थी, फ्रांस थी, तो उन्होंने चाइना को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कभी चाइना को एक यूएन के मेंबर के हिसाब से या फिर एक फुल फ्लैजेड कंट्री के हिसाब से उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके साथ हम दोनों देशों की लीडरशिप की भी बात करें तो उस वक्त 1962 में हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी साइड पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के उस टाइम पे जो वहाँ के चेयरमैन थे चाइनीज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की माओ जेडोंग, और उनके जो प्रीमियर थे यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो इक्विवेलेंट पोस्ट होता है जुआन एनलैन। तो क्या है, जब से चाइना पे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था और सिविल वॉर पे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जीत दिलाने के पीछे जो माओ जेडोंग थे उनके बहुत बड़ा एक योगदान था। वो बाद में जाके उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वो चाइना में माओइज्म के नाम पे मशहूर और पॉपुलर होने लगा। तो दोस्तों, पहले हम भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को ये युद्ध शुरू हुआ था और 21 नवंबर 1962 को ये खत्म हुआ था। लगभग 31 दिन का ये युद्ध चला था। और जो लोकेशन थी अक्साई चीन, जो लद्दाख के पास पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि जो आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश है, और असम राज्य। और ये जो युद्ध में रिजल्ट क्या आया था, चाइनीज साइड्स की उसमें विक्ट्री हुई थी। हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल है, फिर भी हम थोड़ा उसको और समझ लेते हैं। जो उस टाइम पे चाइनीज साइड्स की जो स्ट्रेंथ थी वो लगभग 80,000 थी और हमारे भारतीय साइड्स के स्ट्रेंथ थे 22,000। और हम कैजुअलिटी और लॉसेस की बात करते हैं, जो चाइनीज सोर्स का जो ये दावा है कि उनके लगभग 722 जवानों की शहीद हुए थे वो, और लगभग 1700 जवान उनके इंजर्ड हुए थे। और जब हम इंडियन साइड्स की बात करें तो लगभग हमारे 1383 जवान जो हमारे शहीद हुए थे, लगभग 1696 हमारे जवान वहाँ पे मिसिंग या फिर गुमशुदा हो गए थे, और लगभग हमारे 548 से लेके 1047 हमारे जवान वहाँ पे घायल हो गए थे। और ये लगभग 4000 जो हमारे सेना थे वहाँ पे कैप्चर कर लिए गए थे, जिनको वॉर ऑफ प्रिजनर्स कहते हैं। और उसी साइड चाइनीज साइड का भी एक दावा तो रहा था उनके साइड से कि लगभग हमारे देश के 4897 जवान शहीद या फिर हमारे देश के जवान घायल हो गए थे, और लगभग 4000 जवानों को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं भारत और चाइना के बीच की सीमा विवाद को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत और चाइना काफी पहले से एक ऐतिहासिक संबंधों के तार में जुड़े हुए थे। और जो चाइना था, देखिए आज के टाइम पे जिस मेनलैंड चाइना को हम जानते हैं उस चाइना के पीछे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, और मैंने आपको पहले भी इस बात को बताया था वीडियो की शुरुआत में कि दोस्तों इस वीडियो में कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा है। अब देखिए, जब चाइना पे जो सिविल वॉर खत्म हुआ और जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने जब मेनलैंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का शुरुआत रूल करना शुरू किया, तो उनके साथ में क्या हुआ, जो तिब्बतियन जो रीजन था, जो पहले एक ऑटोनोमस या फिर सेमी ऑटोनोमस काउंसिल हुआ करता था, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल पावर्स थे वो वहाँ के दलाई लामा के पास है। तो हमने दलाई लामा का हमारे भारतवर्ष में हमने शरण दिया था, क्योंकि उस टाइम जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उन्होंने
तिब्बत पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और वहां पे अपनी सेना भेज दी। साथ ही साथ क्या था, जो अक्षाई चीन था, जो आज के टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है, वो हमारे देश जो लद्दाख है, हमारे देश का जो लद्दाख एरिया है, उसका एक नियर बाई एरिया है। वो क्या था, वो एक प्लेटू टाइप का एरिया था, वो जो समुद्र की लहर से काफी ऊंचा था, और इसलिए क्या होता था, वो जो एरिया था वो सीधा सीधा कनेक्ट करता था चाइना को, वो एक सेंट्रल एशिया के मार्ग पे पहुंचने के लिए। और जब आप लोग को पता है कि तिब्बत एक ऐसा ही रीजन था जो हमारे भारत और चाइना के बीच में एक बफर का काम करता था, तो चाइना के प्लस जब ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट तब आ गया था जब चाइना ने ये सोचा कि अगर मैं इस एरिया में अपना डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे जितने भी मेरे आसपास के जितने भी राज्य हैं, आसपास के जितने भी देश हैं, उनमें मुझे कब्जा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इंपीरियलिज्म का एक लॉ होता है कि अगर आपको आपका साम्राज्य बड़ा करना है तो आपको आपके आसपास के साम्राज्य पर आपको अटैक करना पड़ेगा, वहां से आपको जीत लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके मदद से आपको आगे का जो आपका प्लान उसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, और साथ में एक चीज भी है, जो आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश है, वो उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश नहीं हुआ करता था, उसको हम NEFA बोला करते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और क्या था कि उस टाइम पे जो हमारे चाइना और इंडिया के बीच में वो जो अरुणाचल प्रदेश आता था वो काफी हाइट पे था, और इस हाइट के वजह से क्या हुआ कि जो वहां पे पहले की जो राजाएं थी या फिर साम्राज्य थे वहां पे, और हमारे देश में हिमालय आता था, और हिमालय की चोटियां इतनी ऊंची होने के कारण हम लोगों के बीच में कभी एक डेडिकेटेड या फिर कोई डिमार्केटेड बॉर्डर लाइंस था ही नहीं। तो वहां पे एक प्लस पॉइंट था कि चाइनीज सोल्जर्स ने बार बार उस जगह को अटैक करने की कोशिश की, और उनके पास ये सोच थी कि अगर हमने किसी भी तरीके से तिब्बत को हमने कब्जा कर लिया तो हमारे और भारत के बीच में जो बाउंड्री थी या फिर जो बाउंड्री के बीच में ये तिब्बत काम करता था, तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम इस बारे में आगे जानने के लिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम पहले बात कर रहे थे अक्षाई चीन के बारे में, तो अगर मैं आप इस मैप में आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा देश है इंडिया, और इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रोमिनेंट पार्ट के हिसाब से लद्दाख को हम मानते हैं, जो आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख के ठीक पास में ये एरिया था जिसका नाम है अक्षाई चीन। तो क्या था, देखिए दोस्तों, अभी इस एरिया को आपको पता है तिब्बत का ये रीजन है टोटल, और तिब्बत कैपिटल का नाम है लासा। तो दोस्तों क्या करा, चाइनीज गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर मैं पूरा का पूरा तिब्बत को कैप्चर कर लेता हूँ तो ये जो पूरा एरिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भूटान है, ये जो नेपाल है, और साथ ही हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो इस पूरे एरिया में ना मुझे बहुत बड़ा डोमिनेंस मिल जाएगा। और इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एरिया को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैं बहुत आसानी से सेंट्रल एशिया के लिए अपना ये फ्रंट खोल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चाइना ने इस चीज को कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जिनजियांग के नाम पे, एक जिनजियांग रोड के नाम पे उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। अभी जब उन्होंने करना शुरू किया 1956 में, तो पहले थे 2-3 साल तक, उसके बाद तो हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि चाइना यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या फिर उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे शुरू कर दिया। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे लोग दोस्तों, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट और साथ ही साथ इंडिया शिनो वॉर का एक प्रोमिनेंट पार्ट था। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। तो दोस्तों, मैकमोहन लाइन क्या है एक्चुअली? जो मैकमोहन लाइन है वो एक डिमार्केटरी लाइन है, या फिर कह सकते हो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे देश का, यानी आज के टाइम पे जो अरुणाचल प्रदेश का जो मेन लाइन और तिब्बत को अलग करने वाला एक लाइन। तो जैसे दोस्तों को पता है कि जब 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुई, शिमला कन्वेंशन हुआ था, तो उस टाइम भारत जो था वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे हमारे देश में और जो तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक समझौते पे आए, और उसके थ्रू जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे हेनरी मैकमोहन, उनके नाम पे ये लाइन बनाया गया। तो उसमें क्या था कि जो तिब्बतियन गवर्नमेंट है उसने इस बात को मानने से वो राजी हो गए कि जो 890 किलोमीटर लाइन फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट और 260 किलोमीटर ईस्ट का जो पूरा का पूरा ग्रेट ब्रह्मपुत्र बैंड से होके जो रिवर वाला एरिया था, उसको एज ए मैकमोहन लाइन के हिसाब से उन्होंने मान लिया। हालांकि इनिशियली इंडिया गवर्नमेंट ने उसको मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में जब एंग्लो रशियन कन्वेंशन के बाद जब ये लाइन पे सब लोगों ने मानना शुरू कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था बाद में। तो अभी साथ में ना हम उसको देख लेते हैं मैकमोहन लाइन। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रेड कलर का एरिया है, आज के टाइम इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, या फिर उस टाइम पे उसको नेफा बोला करते थे। तो ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, यहाँ पे मैकमोहन लाइन हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये जो रेड कलर वो बेसिकली, हालांकि जो ये रेड कलर का मैं एरिया दिखा रहा हूँ वही उस टाइम पे एक डिस्प्यूटेड एरिया हुआ करता था, ठीक है।
इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि 1960 के दशक के बारे में, जो जुआन एनलाई इंडिया में विजिट के लिए आए थे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जो चाइना के प्रीमियर थे, यानी कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर के इक्वल, तो वो जब वहां पे आए थे तो आने के बाद उन्होंने एक स्टेटस दिया कि जो अक्षाई चीन है वो चाइना के पास रहेगा, और जो NEF है आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया के पास रहेगा, और इंडिया की जो गार्डिंग फोर्सेस है और चाइना गार्डिंग फोर्सेस है उन दोनों पेट्रोल पोस्ट को वो गार्ड करेंगे। बट उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके साथ ही साथ एक तरह का जो कह सकते हैं माइनर तरीके का वॉर, या फिर मान लीजिए एक स्टैंड ऑफ या क्लैशेस वो बॉर्डर्स पे चलता रहता था। तो वो 1959 से लेकर 1961 का जो एरिया है तो उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई। एक माइनर अटैक्स में मान लीजिए हमारे देश के जो सोल्जर्स है वो बॉर्डर गार्ड के लिए जाते थे, तो कभी कभार चाइनीज सोल्जर्स उनको रोक लेते थे, उन्हें पत्थर आप करते थे, साथ ही साथ उनपे कोई हमला कर दिया, बॉम्बिंग कर दिया। तो ऐसे एक छोटे छोटे इंसिडेंट पे वो चीजें बहुत तरीके से होता रहता था, और वो दिन ब दिन वो बढ़ता रहता। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जब वॉर हुआ था, देखिए दोस्तों, वॉर एक दिन में शुरुआत नहीं होता उसके पीछे एक बहुत कारण रहता है, बहुत लंबा उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज रहती है दोनों साइड से भी, और साथ में जाके जो वो चीजें एक साथ मिलती है तब ये एक वॉर, फुल फ्लेजेड वॉर होता है। तो अभी क्या हुआ, अभी हम बात करेंगे फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में। यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में जब हम बात करने से पहले हम एक लाइन समझना पड़ेगा कि देखिए, जब उस टाइम हमारे देश में IB हुआ करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उनका काम क्या होता था कि जो हमारे देश में जो इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार तक पहुंचाना, या फिर जो हमारे देश के जो आर्मी या फिर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके पास पहुंचाना कि हमारे देश में कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, कोई हमारे देश में कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई बाहर की जो देश है वहाँ की जो सोल्जर हमारे देश पे अटैक तो नहीं कर रहे। तो उनके साथ जो उस टाइम पे जो IB था, और साथ ही साथ जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स है, उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री उनको एक बात समझाया कि सर देखिए, हम एक फॉरवर्ड पॉलिसी पे काम करेंगे, यानी कि जो हमारे अंडर जो हमारे एरिया आते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा तरीके से पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे। जो हमारे पास पहले बात हुआ करता था कि जो हमारा प्रेस्क्राइब बॉर्डर लाइन है उससे 20 किलोमीटर के दूरी बनाए रखेंगे दोनों देश के सेना पर। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो मैकमोहन लाइन है उस मैकमोहन लाइन को हम चाइनीज PLA की जो आर्मी है उसको रोकने के लिए हम उस लाइन पे सर फ्रंट डोर पे हम उसके साथ लड़ाई करेंगे, या फिर हम उनसे ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे, और जितने भी हमारे पोस्ट वगैरह हैं सर वहां पे हम पूरे के पूरे तरीके से हम 100% तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो चाइनीज आर्मी है उनका इन्फिल्ट्रेशन इस रीजन पे ना हो पाए। तो देखो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि द वॉर, यानी कि वो वॉर जो इतने दिन से एक छोटे छोटे कारणों की वजह से आज एक मैसिव रूप ले चुका है। और इस बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा बहुत चीज समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्या था कि जो ये अटैक हुआ, इस अटैक में ना पहले आप देखेंगे कि इंडिया उसमें डिफेंसिव तरीके से ही था, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये हुआ था कि हम लोगों ने शुरुआत से इस चीज को लेकर हम लोगों ने प्लानिंग किया ही नहीं। जब हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या किया, देखिए दोस्तों, जब 1949 में जब चाइना को आज़ादी मिली तब चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी होने के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, जितने भी दुनिया के जो ताकतवर देश थे उन्होंने चाइना का कभी समर्थन किया ही नहीं, कहीं भी जो यूनाइटेड नेशंस हो तो कहीं भी किया ही नहीं। तो क्या क्या इंडिया ने पहली बार उनको वहां पे समर्थन किया। और साथ ही साथ जब 1960 में इंडिया ने क्या कहा कि जब बात आई कि वेटो पावर को गेन करने की, तो उन्होंने बोला कि हमें वेटो पावर नहीं चाहिए। इंडिया ने बोला कि वेटो पावर नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्टनर्स हैं तो हमें वेटो पावर नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, टाइम टू टाइम हम देखेंगे तो वो चाइना जो है वो बहुत तरीके से पावरफुल होता गया। और उसमें क्या लॉस हुआ हम लोगों का कि हम लोगों ने कभी तैयारी किया ही नहीं उसका अगेंस्ट में। और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान हुआ दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ। हमारे देश के बहुत ज्यादा जवान मारे गए, साथ ही साथ जो हमारे देश की जो सीमा है वो काफी हद तक हमने खो दिया। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि जो चाइनीज ऑफेंसिव जो उनकी पॉलिसीज थी, तो क्या किया उन्होंने, चाइनीज जो लिबरेशन आर्मी जो उनकी जो लिबरेशन आर्मी थी, उन्होंने एक बहुत लंबा अटैक उन्होंने लॉन्च किया। और साथ ही साथ जो अक्षाई चीन में उन्होंने वो अटैक किया जो, और उसके बाद जो सिक्किम वाले जो हमारा इंडियन प्रोटेक्टोरेट था उस टाइम पे, तो वहां पे भी उन्होंने अटैक किया। नाथुला पास में उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद जो अपना ईस्टर्न थिएटर है, यानी कि आप देखेंगे जो हमारा ये जो राजपूताना वाला जो एरिया था, साथ ही साथ जो हमारे इस साइड वाला एरिया था जहाँ पे नेफा, उस टाइम पे मैं बात कर रहा था
जो हमारा भूटान और अरुणाचल वाले साइड पे, वहां पे उन्होंने अटैक किया। तो उनका अटैक जो काफी बड़ा था। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, एक मैप के हिसाब से, कि आपको यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा एक्चुअली वो चीजें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाके खत्म हुई। आप पहले देख सकते हो ये जो येलो कलर की लाइन है, यानी कि फॉरेन ऑफिस लाइन 1973 के एग्रीमेंट के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, जो ग्रीन कलर के आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे, जो ग्रीन कलर का लाइट है, यानी कि मैकार्टी मैकडोनाल्ड लाइन 1999 इनफॉर्मली एक्सेप्टेड बाय चाइना अंटिल 1959। ठीक है, उन्होंने पहले इस चीज को मान लिया था, जो ये पूरा आप एरिया देख रहे हो इसको पहले वो उन्होंने मान लिया था अंटिल 1959। उसके बाद ये देखिए जो ये वाला एरिया है जहां पे आप इसको देख रहे हो व्हाइट जो आप ब्लैक कलर के जो डॉटेड एरिया है, वो इंडिया क्लेम करता है, यानी कि जॉनसन लाइन एग्रीमेंट के हिसाब से जो 1965 में हुआ था। और साथ ही साथ अब इसको पूरा अगर देखिए, जो ये वाला जो एरिया है वो लैनेक लाक पे जो पूरा इस एरिया को वो क्रॉस करके जाता है। और ये साथ जो हमारा ये पॉइंट है, यानी कि पॉइंट स्विच जहां पे इंडिया पेट्रोल पोस्ट कर रहा था 1958 तक। और ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हो वो क्या करता है कि चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो येलो ये जो नीले रंग का जो लाइट है, यानी कि वो सेपरेट करता है इंडियन और चाइनीज फोर्सेस को अप टू 7 सितंबर 1962। यानी कि दोस्तों जो इंडिया चाइना का वॉर शुरू हुआ था, वॉर शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले तक ये एक प्रेस्क्राइब्ड लाइन थी। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये था कि जो चाइनीज क्लेम करते थे 1962 के वॉर के टाइम पे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जो अटैक जब शुरू हुआ था तो उसमें है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी चाइनीज लिबरेशन आर्मी की। तो उन्होंने एक फुल फ्लैजेड अटैक किया, और वो अटैक जो था वो हमारे जो हमारा जो एक्चुअल लाइन था उससे बहुत ज्यादा था। इवन कि उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अटैक किया, बॉमडिला पे अटैक किया, उन्होंने तवांग पे अटैक किया। वो पहले 4 दिन में एक्चुअली लगभग वो 12 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। साथ ही साथ जो हमारे असम के जो तेजपुर शहर है वहां तक भी उन्होंने किया। बट क्या था कि वो ये दिखा रहे थे कि नहीं हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो वो कर रहे, बट एक्चुअली में जो हमारे तरफ से जो उनको रिवर्स अटैक था उसमें हमारा कुछ फ्रंट ही नहीं था। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था, हम वॉर के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर चलता गया। हालांकि उस बीच क्या हुआ कि जो नेहरू ने जो वहां के प्रीमियर को, चाइनीज प्रीमियर को उन्होंने वो किया, लेटर लिखा कि इन सब चीजों के लिए, पर वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे हमारी शर्तें मान लो, और हम मानने को तैयार नहीं थे। तो ये जो अपना ये जो चुनशुल वाला एरिया था, साथ ही साथ हमारा थैम्बेक वाला एरिया था, वो उन्होंने चाइनीज ने कैप्चर कर लिया। और लास्टली क्या हुआ कि सीज फायर पे हम लोगों ने मानने को तैयार हो गए। अब क्या है कि जो पीएलए की आर्मी थी उन्होंने फर्दर एडवांसमेंट को बोला कि हम अब आगे यहां से नहीं जाएंगे, और 19 नवंबर को उन्होंने एक यूनिलैटरल सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सो जॉन एनलाई थी, उन्होंने बोला कि जो यूनिलैटरल जो ये सीज फायर होगा वो 21 नवंबर से शुरू होगा, 21 नवंबर मिडनाइट से वो शुरू होगा। वो इंडिया और चाइना दोनों को इस चीज के विषय में पूरा पूरा मानना पड़ेगा, उनको इसको मान्यता प्राप्त करना पड़ेगा दोनों साइड से। और लगभग वही जो पहले का उनका जो एग्रीमेंट था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर अंदर दोनों साइड की जो सेना है वहां से अपनी गार्डिंग करेंगी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो मैकमोहन लाइन है उन्होंने इसको इलीगल घोषित कर दिया, और अक्साई चीन जो है हमने इंडिया को, अक्साई चीन को हमने खो दिया इंडिया से। तो दोस्तों हम लोगों ने काफी लॉस हुआ। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आफ्टर मैथ, यानी कि जो 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। वॉर होने के बाद दोनों ही देश ने अपने तरफ से क्या पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स किए, और साथ ही साथ कितना फायदा इंडिया को हुआ, कितना नुकसान इंडिया को हुआ, चाइना को क्या फायदा हुआ, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली दोस्तों जब ये वॉर खत्म हुआ तो अब देखिए चाइना के पास बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनके लिए उन्होंने लड़ाई की। अब देखिए पहले तो क्या था, उसको अपने रीजन में जो जितने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को खत्म करना था। देखिए अब चाइना क्या है, उसकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का उसका एक स्ट्रेटेजी रहा है कि जो उनकी लॉन्ग टर्म इंपीरियलिज्म की पावर थी उसको स्प्रेड करना और एक रीजनल सुपर पावर बनना। क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी रशिया यूएसएसआर के हिसाब से था, क्योंकि उस टाइम रशिया नहीं था, यूएसए सोवियत संघ के हिसाब से था, और जो यूएसए था ऑलरेडी सुपर पावर था। तो क्या था, उन दोनों देशों के बाद चाइना को अपने ग्लोबल प्रेजेंस बनाना था, साथ ही साथ एक रीजनल प्रेजेंस बनाने के लिए इन्होंने चीज को किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि जो इंडिया का फॉरवर्ड पॉलिसी था, मैंने आप लोगों को पहले बताया, उस फॉरवर्ड पॉलिसी को तोड़ना था और इनको ये चीज दिखाना था पूरी दुनिया के सामने कि चाइना अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और देखिए अब क्या हुआ, जब इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुआ, पहले तो इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त थे। अब बाद में उनको ये पता लगा जो हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर्स थी, जो हमारी मिलिट्री फेलियर्स थी। देखिए अब चाइना के पास उस टाइम में काफी एडवांस वेपन्स थे। हम लोगों का क्या प्रॉब्लम था, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया था उस एरिया को हमने कभी डेवलप ही नहीं किया। डेवलप ना करने की वजह से क्या हुआ, हाई ऑल्टीट्यूड पे हुई लड़ाई, तो मिलिट्री
के साथ हमने जो एयरफोर्स और नेवी का सपोर्ट हम दे नहीं पाए उनको, हमारे फोर्स को, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कारणों की वजह से हमने वो लड़ाई हार गए हम। उसके बाद जो चाइनीज एनालिस्ट है उनका ये कहना था कि उसके बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने अपनी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ख़त्म कर लिया और जो चाइना और पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ गई। और हालांकि इंडिया के साथ वो फ्रेंडशिप बहुत ख़राब तरीके से वो डिसॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो इंडिया का क्या चांस था उसके बाद कि जो ये लड़ाई खत्म होने के बाद लोगों को ये समझ में आया कि जो नेहरू थे उनकी जो ये एक डिप्लोमेटिक जो उनकी सोच विचार थी, उनकी जो स्टेट्समैन लेवल का जो उनका ग्लोबल स्टेचर था वो काफ़ी लेवल पे हर्ट हुआ। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जिस ब्रदरहुड कंसेप्ट को लेके हम चाइना के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसीज बना रहे थे उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा हम लोगों को। और साथ ही साथ आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा कि ये जो वॉर था, वॉर पे हारने के बस हमारे पास बहुत सारे रास्ते ऐसे थे कि हम उसको उस टाइम भी रोक सकते थे। अब देखिए, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी था कि जो उस टाइम पे आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में 1962 में रशिया और यूके और साथ में यूएसए वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे रशिया ना इंडिया को सपोर्ट कर पाया, ना ही यूएसए इंडिया को सपोर्ट कर पाया। हालांकि अगर ये वॉर कुछ ज़्यादा टाइम तक चलता, 10-15 दिन और चलता, तो कोई ना कोई इनमें से सुपर पावर इसमें इंटरवेंशन करता और उसमें चाइना को काफ़ी तरीके से नुकसान होने वाला था। और इस चीज़ से इंडिया, ये बात ठीक है कि हम हार गए, पर एक बात इसमें चीज़ निकल के आई कि पूरे दुनिया को पता लग गया कि हमारी जो डिफेंसिव पॉलिसी है उसको चाइना ने तोड़ा है। और जो चाइना ने, आपको पता है कि जो 5 साल जो उन्होंने एक्ट किया था, यानी कि जो नाइबरिंग कंट्रीज़ के बीच जो एक समझौता उन्होंने तय किया था उसको उन्होंने तोड़ा। और साथ ही साथ जो हमारी संप्रभुता को है उन्होंने काफ़ी आघात पहुँचाया। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि जो मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में। अब देखिए, जो यहाँ पे लड़ाई हुई तो कुछ हमारे शहीद जवान हुए, पर उनमें से कुछ जवानों ने बहुत ज़्यादा तरीके से अपनी शौर्यता को दिखाया और उसके साथ परमवीर चक्र उसमें उन्होंने प्राप्त किया। अब जो धन सिंह थापा थे 8 गोरखा राइफल्स का, उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। जोगेंद्र सिंह थे सिख रेजिमेंट के, उन्होंने परमवीर चक्र जो चक्र था उन्होंने प्राप्त किया। और शैतान सिंह जो 8th कुमावन जो रेजिमेंट के थे, वहाँ पे उन्होंने जो रेजांग में जो JNK में जो लड़ाई हुई वहाँ पे उनको परमवीर चक्र मिला। और महावीर चक्र मिला जसवंत सिंह रावत को, 4th गढ़वाल राइफल्स के थे इंडोचीन वॉर के टाइम पे। तो दोस्तों, मैं वीडियो अपना ये कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका सुझाव हम लोगों को नीचे कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो।